हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपके सामने डे ट्रेडिंग से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हैं। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मैं डे ट्रेडिंग लाइव वीडियो जो है पोस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैंने अलग से डिटेल में उसके बारे में बताया नहीं। तो अब सोच रहा हूं कि उसके बारे में डिटेल डिस्कशन एक कर लेता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा, आपको यकीन हो जाएगा कि डे ट्रेडिंग से भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा, तो आप इससे फास्ट मनी और बड़ा पैसा बना सकते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इंडिया में 90 से 95% लोग लॉस करते हैं। सेबी का जो रिसर्च आया है उसमें भी यही है कि 7 से 10% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं, रिटेलर जो हैं। इसका मतलब है 7 से 10% लोग ही सक्सेसफुल हैं, मतलब फेल्योर्स जो हैं 90 से 95% लोग हैं। क्यों? अब बहुत जल्दी ही इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या कारण है। या मैंने लिखा मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट जो है कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहता है, एक मोशन में रहता है, अप डाउन। और जब आप सोचते हैं कि अप जाएगा, ना अप गया ना डाउन गया, वो साइडवेज हो गया। और मैं आज यहाँ पर स्पेशली निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप कैसे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। तो ऑप्शंस अगर आपने बाय किया है तो वो क्या होता है, अगर उसमें मोमेंटम नहीं है तो फिर टाइम डिके होने लगता है और आपका लॉस होता है, उसका प्रीमियम नहीं बढ़ता है। दूसरा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज और बाकी जितना भी STT और सब कॉस्ट है उसमें वो जो है भारी पड़ जाता है, स्पेशली जो छोटे ट्रेडर हैं उनके लिए। अगर आपका प्रॉफिट छोटा है और आपने कम लॉट में ट्रेड भी किया है तो वो कॉस्ट जो है परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा हो जाता है और ओवरऑल जो है आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर में ओवर ट्रेडिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिवेंज ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? ओवर ट्रेडिंग इसलिए होता है क्योंकि आप जो हैं इसके लिए साइकोलॉजिकली अभी तैयार नहीं हैं, आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेड करने पर आपके सोच में स्थिरता नहीं रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहता है, जिसके कारण आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, मार्केट का डायरेक्शन सही से आप पता नहीं कर पाते हो और ये आपको डिप्रेशन में ले जाता है। और इसके बाद जो है आपका डिसीजन क्लाउडेड रहता है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाने के कारण एंट्री, एग्जिट, लॉट साइज, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट वो आप नहीं कर पाते हो और आपका लॉस का साइज बहुत बढ़ जाता है। दूसरा है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट भी बहुत पावरफुल एक फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जब मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जैसे आज सुबह यहाँ पे देखिए इतना बड़ा गैप अप हुआ, ये इतना बड़ा गैप अप होने पर आदमी को लगता है कि अरे सही एंट्री जो है छूट गया, और वो जब तक एंट्री करता है फिर एक करेक्शन आता है, फिर जब वो लॉस बुक करता है फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे बाय करता है तो देखिए नीचे आता है। इस तरह का परिस्थिति आपके सामने आ सकता है अगर ये फोमो से आप ग्रसित हो गए हैं। और तीसरा है रिवेंज ट्रेडिंग। हर इंडिविजुअल का अपना पर्सनल ईगो होता है और मार्केट जो है आपके ईगो को चोट पहुंचाता है। और इसके कारण, क्योंकि आप जितने भी लोग हम लोग मार्केट में आए हैं सब लोग अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, बहुत सारे लोग, हर आदमी अपने को स्मार्ट समझता है, लेकिन कोई भी ट्रेडर मार्केट को ओवर स्मार्ट नहीं कर सकता है। मार्केट इज़ ऑलवेज स्मार्टर देन यू। जब वो आपको पटकता है ज़ोर से तो आपके ईगो को चोट पहुंचती है, तो इसके बाद
एक लॉस होने के बाद दूसरा ट्रेड करते हैं। फिर होता है कि मार्केट से रिवेंज लेना है, बदला लेंगे, मैं अपने को सही साबित कर दूंगा। लेकिन सही बात ये है कि अगर किसी दिन आपका दिन सही नहीं है, आपके डिसीजन सही नहीं हो रहे हैं, तो छोटे लॉस में निकलना या आपने जो पहले से डिसाइड किया हुआ है उस लॉस में निकलना बहुत अच्छी बात है, उसमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। और ये सब का कारण वही है, लॉस का सबसे मुख्य कारण कि आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी है। जो स्किल सेट चाहिए डे ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट से, वो स्किल सेट आपने डेवलप नहीं किया है और आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है। वो स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे आप एंट्री, एग्ज़िट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट सब चीज़ आप करते हो। तो आपके उन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो अभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको इससे बेनिफिट होगा। और जो मैंने कहा है कि पैसे बनाए जा सकते हैं डे ट्रेडिंग से, निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग से, और या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, जो भी है। लेकिन मैं चूँकि निफ्टी ट्रेड करता हूँ और निफ्टी पर बात करता हूँ, तो आप इसको समझिए। अगर आपने बेसिक स्ट्रेटेजी समझ लिया, इसका फिलोसॉफी समझ लिया और आपने उसको फॉलो किया, तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखिए कि आपका अपना साइकोलॉजी, आपका सोच ही जो है आपको पास या फेल करवाता है। क्योंकि मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आप उसके फिलोसॉफी को नहीं समझ पाए और आपने उसको पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं किया, तो फिर इसमें लॉस होगा। और ये आप सीजन्ड ट्रेडर भी जो हैं वो तो ये जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो है ये पार्ट ऑफ गेम है। जितने भी सीजन ट्रेडर हो, मार्केट को ओवर स्मार्ट नहीं कर सकते हैं, आउट स्मार्ट नहीं कर सकते हैं, और लॉस होता ही है। लेकिन जब लॉस होता है तब भी अगर आप सीजन्ड हैं, आपको मालूम है कि रिस्क को कितना रिस्क लेना है, लॉस कैसे मैनेज करना है, इस तरह से जो सीजन ट्रेडर हैं वो सर्वाइव करते हैं। और जो नौसिखिए हैं वो जो है 1-2 लॉस में उनका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो ठीक है, अब इसमें ये निफ्टी का चार्ट खुला है, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी को एनालाइज करता हूँ। सब बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आगे बढ़ने के पहले सबसे रिक्वेस्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए क्लोजली, ताकि मैं जो बात बता रहा हूँ वो वेरीफाई भी हो सके। और इस यही स्ट्रेटेजी पर बेस्ड होके मैं लाइव इंट्राडे ट्रेड भी करता हूँ, उसके वीडियोस डालता हूँ। आप उसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो मेरा स्ट्रेटेजी का थ्योरी है वो उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहली बात, इस स्ट्रेटेजी में ये 9 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 बॉलिंजर बैंड, नंबर 2 ये है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड के बारे में मैंने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ वीडियो बना हुआ है, आप उसको प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड है। इसका EMA 5, ये लाल वाली लाइन जो है ये EMA 5 है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके बाद ये जो लाइन है सुपर ट्रेंड पर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और जो ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो ट्रेडिशनल वे में सुपर ट्रेंड लोग पढ़ाते हैं उसको नहीं, उसके अलावा भी अपने तरीके से सुपर ट्रेंड को यूज़ करता हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है। आप देख लीजिएगा वो वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। चौथा है CPR देखिए, ये जो लाइन है CPR है। ये फायर्स जो है फ्री में देता है CPR इंट्राडे के लिए। अब ट्रेडिंग व्यू में CPR अवेलेबल है, तो आप इसको देखिए। इस पर भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। ये CPR जैसे आज सुबह ही मैंने कहा था, ये नैरो है तो ट्रेंडिंग होगा ही, तो यहाँ से यहाँ तो बहुत ट्रेंडिंग ही था, लेकिन गैप अप था। इतना बड़ा गैप अप था कि रिटेलर यहाँ घुस नहीं पाए, उनको मिला नहीं। जो डे ट्रेडर हैं उनके लिए यहाँ ऑप्शन था। क्या ठीक है, ये CPR है।
फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो है, जिस तरह से 20, ये जो पीली लाइन मैंने लगा के रखी है 22,500, जो होल नंबर है 22,000, इसके बाद उसके बाद 22,200, 22,500, 22,800, फिर नेक्स्ट होल नंबर 23,000। तो ये सब जो है ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका इम्पॉर्टेंस फिर कभी कोई वीडियो बनाऊंगा तो, लेकिन आप ये जानिए उसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपने स्ट्रेटेजी में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बड़े ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, ये पहले से मैं चार्ट में लगा के रखता हूँ। इसके बाद RSI, ये अंडरले में RSI जो कॉमन यूज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 14 रहता है। RSI यहाँ पर देखिए ये 14 है, तो ये रहता है। और इसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग जो मैं इसके पहले वाला जितना भी वीडियो है मैंने बताया हुआ था, जैसे यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तब मैंने यहाँ एंट्री किया था, तो ये जान रहा था मिनिमम इतना, ये 2 डॉटेड लाइन अभी भी मैंने इसको हटाया नहीं, ये यहाँ पर था, ये हाई था, तो मुझे लग रहा था कि इतना तक तो जाना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस ये 22,000 कितना का हाई बनाया था, 870 का, तो मुझे लग रहा था अगर बहुत नज़दीक में भी स्टॉप लॉस लगाता है आदमी तो 22,900 पर तो रहेगा ही। तो अब देखिए एग्जैक्ट वही आसपास ये मार्केट वहाँ गया, इसके बाद नीचे आया, तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ। इतना चीज़ मैं मिलाता हूँ। अब देखिए ये कैसे काम करता है। हम लोग प्रीवियस डे जो है ट्रेंड और निफ्टी को एनालाइज करके बेसिक जो आइडिया ले लेते हैं। अब देखिएगा मैं प्रीवियस डे के इवनिंग में निफ्टी एनालिसिस पोस्ट करता हूँ, बहुत लोग करते हैं, तो और जो ट्रेडर होते हैं वो एनालाइज करके रखे रहते हैं कि निफ्टी किस तरह से कैसे जा सकता है, गैप अप होगा तो क्या होगा, गैप डाउन होगा तो क्या होगा, अगर रेंज में खुलेगा तो क्या हो सकता है, वो एक आइडिया ले लेते हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग हमेशा लाइव मार्केट के परिस्थितियों के हिसाब से होता है, क्योंकि कोई भी ये गारंटी से नहीं कह सकता है कि कल कहाँ खुलेगा और कैसे जाएगा। हम लोग एक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 कंडीशन होता है जो मैं जिसमें ओपनिंग रेंज यूज़ करता हूँ। ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी जो है वो उस पर भी कभी अलग से बात करूँगा क्या होता है, लेकिन अभी इसमें जानिए। तो जैसे यहाँ पर ओपनिंग कहाँ हुआ है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करना है या 30 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करना है। अगर ओपनिंग जो है मार्केट का ओपनिंग प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज से बाहर है, ऊपर या नीचे है ओपनिंग, तब उसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग जो है प्रीवियस डे के ट्रेडिंग रेंज के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिंग रेंज कहाँ था प्रीवियस डे का, ये यहाँ था, इसका हाई लो ये साइडवाइज ही रहा है, लगभग इस तरह से था। तो ये ट्रेडिंग रेंज था पिछले दिन का, आप देखिएगा। तो इसके टोटली ऊपर था, बाहर था, तो इसलिए इसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करना है। 5 मिनट ओपनिंग रेंज के लिए क्या करते हैं, जो पहला कैंडल है उसके हाई से इस तरह से लाइन खींच के रखते हैं, हाई और लो। ये हो गया 5 मिनट ओपनिंग रेंज मेरा आज के लिए। तो अब इसमें आप देखिए मैं ये सब चीज़ को जितना इसमें मैंने लगा दिया है, इतना चीज़ लगा दिया है। यहाँ RSI है, बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड का 3 बैंड है, अपर, मिड एंड लोअर। और ये लाल वाला जो लाइन है ये 5 मिनट का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये मैं 5 जिसको कहता हूँ। और ये सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड जो है जैसे यहाँ पर ग्रीन हो गया, जब बियरिश होना है तो लाल हो जाता है, वो 2 कलर में रहता है। तो
इतना सब चीज़ मैंने ओपनिंग रेंज लगा दिया, इंतज़ार करूँगा, पहले 5 मिनट में कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। और एक चीज़ मैंने कल भी बताया हुआ लाइव ट्रेडिंग के समय, आज भी बताया कि जब भी बाय और सेल के बारे में सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ कि कोई भी बाय एंट्री करना है तो लोअर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक में बाय सेटअप ढूंढना है, और अगर शॉर्ट करना है तो अपर बॉलिंजर बैंड के नज़दीक में बाय शॉर्ट का सेटअप ढूंढना है। तो मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो क्या करता हूँ, अगर मुझे शॉर्ट करना है निफ्टी को तो मैं पीई बाय करता हूँ, और अगर सेल करना है अगर शॉर्ट करना है तो पीई बाय करता हूँ, और अगर बाय करना है तो सीई बाय करता हूँ। जो सेलर हैं जस्ट ऑपोजिट करते हैं, यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे आना अगर वो सोच रहे हैं तो क्या करेंगे, सीई सेल करेंगे, और निफ्टी पर अगर बुलिश होंगे तो पीई बाय करेंगे। तो मैं ऑप्शन बायर के हिसाब से उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, जब शॉर्ट के लिए सोचेंगे तो पीई बाय कर लेंगे, और वो डिसीजन मैं 5 मिनट के इस चार्ट पर ही लेता हूँ, ऑप्शन के चार्ट पे नहीं। ऑप्शन को फॉलो करता हूँ 1 मिनट पर, सिर्फ लेवल देखने के लिए। जब एंट्री लेना होता है यहाँ देखता हूँ और सीधे एंट्री ले लेता हूँ। तो जैसे आज आप सुबह देखें गैप अप था, प्रीवियस डे के रेंज के बाहर ओपनिंग था, 5 मिनट का ओपनिंग रेंज का इंतज़ार किए। यहाँ आप सीधे सीधे देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बना इससे बाहर, तो यहाँ बाय होना चाहिए था, ब्रेकआउट। लोग बोलेंगे ब्रेकआउट में बाय करना है, लेकिन इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से बताया हुआ था कि यहाँ स्टॉप लॉस जितना भी था वो सब स्टॉप लॉस पहले ही कैंडल में हंट हो गए थे, तो अब ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये कैसे ऊपर जा सकता है, तब ये क्या करेगा, उस कंडीशन में ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और यहाँ पर शॉर्टर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे, फिर ये ऊपर जाएगा और इन स्टॉप लॉस को हंट करेगा, फिर ऊपर जाके थोड़ा देर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये तरीका होता है अगर उसको ऊपर जाना है। और अगर मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से, तो वो ऊपर नहीं जाके सीधे फिर नीचे आ जाएगा, और जो बायर हैं उनके स्टॉप लॉस तो नीचे अवेलेबल हो जाते हैं, वो हंट हो जाएंगे। तो अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ, ओपनिंग रेंज का थोड़ा सा सिनॉप्सिस जान लीजिए। ओपनिंग रेंज जैसे मैंने लगाया तो बाय कब करते हैं, ओपनिंग रेंज के हिसाब से बाय तब करते हैं जब ये ब्रेकआउट होता है प्राइस का, जैसे यहाँ पर हुआ, और उसके साथ क्या होता है कि EMA5 भी इस ओपनिंग रेंज के हाई, ये ओपनिंग रेंज का हाई है, ये ओपनिंग रेंज का लो है, तो ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर चल जाए तभी उस ब्रेकआउट को मानेंगे। और एक चीज़ जो मैंने इतना ही ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी में बोलते हैं, लेकिन इसको मैं और एक सपोर्ट करता हूँ सुपर ट्रेंड से, क्योंकि मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से कि बहुत बार ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो जाता है, इसके बाद वो फेल होके फिर नीचे की ओर आता है, जिससे बायर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो उसमें मैंने देखा अगर सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं तो सुपर ट्रेंड ये बताता है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी मोमेंटम है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे बाय नहीं करने के बहुत सारे कारण थे, जैसे ये जो कैंडल है ये टोटली अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर है। मैंने कई वीडियो में ये बात दोहराया है कि जब भी कैंडल स्टिक जो है बॉलिंजर बैंड अपर या लोअर कहीं से भी टोटली बाहर हो, कहीं नहीं छू रहा हो, उसको बॉलिंजर बैंड के ओर आना है। ये चूँकि बॉलिंजर बैंड से बाहर है, अगर इसको आना है मतलब प्राइस में करेक्शन होगा, या फिर अब बॉलिंजर बैंड को ही प्राइस की ओर जाना होगा। जैसे इस केस में ये ऊपर है प्राइस तो ये ऊपर जाएगा, अगर नीचे रहता तो नीचे वाला जो बैंड है वो नीचे की ओर जाता। तो अगर इसको टच करना है तो प्राइस को नीचे आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर बाय नहीं करना है। दूसरा, मैंने बार बार कहा है कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय सेटअप ढूंढना जो है बहुत रिस्की होता है, फेल्योर का चांसेस बहुत रहता है, बेहतर है उसको छोड़ दें। हालांकि जैसे यहाँ पर आप
एक फैक्टर और था, RSI जो है बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया था इस लेवल में। अभी देखिए 95 93 दिखा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन है, यहाँ पर बाय करना रिस्की है। लेकिन अगर मोमेंटम बहुत तेज़ होगा, RSI लगातार कई देर तक जो है ओवरबॉट रह सकता और प्राइस ऊपर की ओर एप्रिसिएट, मतलब कि ऊपर की ओर कंटिन्यूअस जाते रह सकता है। इसको एम्बेडेड कंडीशन बोलते हैं RSI का। ऐसा हो सकता है अगर मोमेंटम बहुत तेज़ है, लेकिन हमको चूँकि मार्केट में बहुत सारा फैक्टर है, बहुत वॉलेटिलिटी है, ये इतना एक्सपेंडेड है बॉलिंजर बैंड, ये दिखाता है वॉलेटिलिटी, जो कि आपको फेल करने के लिए वॉलेटिलिटी मार्केट में आता है रिटेलर को फेल करने के लिए। वो मैंने कारण बताया हुआ था शुरू में ही, मैंने 3-4 मुख्य कारण जो गिनाए थे, सिर्फ इसलिए कि आप उसको जाने और इस चार्ट के थ्रू भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोई फैक्टर अगर आप मिस करते हैं तो फिर वो आपके हार का कारण बन सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे, खैर आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन भी हुआ लाइव मार्केट में, तो ये छूट गया था, लेकिन इसमें मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आप इसको देखोगे क्लोजली, अगर ये कंडीशन जब था, जब यहाँ दोबारा से पहले ब्रेकआउट के समय आ रहे, मेरा EMA 5 नीचे ही था, दोबारा जब ग्रीन कैंडल हुआ तब भी ये जो है ओपनिंग रेंज के हाई के बाहर नहीं गया। ओपनिंग रेंज के हाई के बाहर कब गया, देखिए आप, इस जगह में, यहाँ नहीं गया है, यहाँ तो यहाँ था, इस जगह में गया, उसमें ये कैंडल बन रहा था, ठीक है। उसमें RSI देखिए नीचे की ओर डायरेक्टेड है, जो ये बता रहा है कि इसका मोमेंटम में लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए ये फ्लैट हो गया था, फ्लैट होकर फिर दोबारा ऊपर गया, ठीक है। लेकिन ये पहले EMA जो है बॉलिंजर बैंड के साथ सटा हुआ था, अब देखिए थोड़ा इधर हो गया, ये ऊपर गया, तो इतना रिस्की में क्यों जाएंगे। और चूँकि मेरा ये कहना है, जब भी आप अपर बॉलिंजर बैंड के साथ बाय करने का सोचोगे तो आपका चांसेस कम हो जाता है। एक्सेप्शन बस वही है, अगर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम है, सेंटिमेंट्स है उस तरह से, वो ऊपर अपर बॉलिंजर बैंड को पकड़ के ऊपर की ओर जा सकता है। तो उसके लिए है कि EMA 5 आपको सपोर्ट करेगा और सुपर ट्रेंड सपोर्ट करेगा। सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट नहीं होगा, वो भी सीधा ऐसे ही चला जाएगा। मिड बॉलिंजर बैंड जो यहाँ है उसके मिड ऊपर ही रहेगा और ऐसे सीधे जाएगा, ये इसका भी ब्रेकआउट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, मेरा EMA 5 जो है ओपनिंग रेंज के अंदर ही था, इसलिए मैंने ऐसे कंडीशन में मैं बाय नहीं करता हूँ। अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करना, वो भी इतना वॉलेटिलिटी में नहीं। वॉलेटिलिटी आपका दुश्मन भी है, दोस्त भी है, आप उसको कैसा हैंडल कर सकते हो। जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं वो यहाँ पर बाय करके, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, क्योंकि मैंने जो ड्राइंग खींचा था कि ऐसे 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 होना है, तो वो ये दांव खेल सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग जोखिम भरा है, ये उन्हीं के लिए है जो लॉस सह सकते हैं और रिस्क मैनेज करना जानते हैं। रिस्क मैनेज करना, लॉस सहने का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएं। आप उतना ही लॉस लीजिए जितना लॉस लेके आपके पर्सनल जीवन में कोई डिस्टर्बेंस न हो, क्योंकि सीखने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ बाहर हुआ, लेकिन अपर बॉलिंजर बैंड है और RSI जो है नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बाय नहीं करूँगा। यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ ये कर सकता हूँ कि अगर शॉर्ट करना है, शॉर्ट का सेटअप, जिनको शॉर्ट का सेटअप देखना है, क्यों शॉर्ट का सेटअप देखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है ऊपर, और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 का, तो ये नज़दीक ही है, बहुत दूर नहीं है, वहाँ जा सकता था। लेकिन अब देखिए एक्सपेंडेड है इतना बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे शॉर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, ये आसपास में मैंने मार्केट ज्वाइन किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड था। अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ था, इसके साथ था, लेकिन ये पूरा खुला हुआ था, ऊपर जाएगा तो ये और प्राइस ऊपर भी जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पर फिर देखिए आप, ये सुबह का ही लगा हुआ है, ये फ्लैट हो गया,
यहाँ से सुपर ट्रेंड, मतलब मोमेंटम जो इस डायरेक्शन में था वो डायरेक्शन जो है वो लॉस हो गया। और जब भी फ्लैट हो जाता है कैंडलस्टिक जो है फ्लैट सुपर ट्रेंड की ओर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। तो देखिए यहाँ से ये यहाँ गया, तब मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया था और यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका लो इतना है तो यहाँ तक आ सकता है, लगभग वहाँ तक पहुँच ही गया। और नेक्स्ट इसने ग्रीन कैंडल बनाया तो इस लोअर बॉलिंजर बैंड काफ़ी नज़दीक आ गया था। मैंने यहाँ पे इस जगह में कहीं एंट्री लिया था। तो यही आपको करना है, अगर बाय करना है तो आपको लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास जो है बाय सेटअप का इंतज़ार करना। इंतज़ार करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं अपने सेटअप का, और अगर आप फोमो के शिकार हो गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, तब फिर आप जो है अपने स्ट्रेटेजी और अपने सेटअप को भूल जाइएगा। जहाँ सेटअप नहीं है वहाँ भी एंट्री, एक ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल बना, आपका धड़कन तेज हो गया, आप कहीं भी एंट्री, आपने यहाँ एंट्री कर लिया, मान लीजिए आप सोच रहे हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर अभी ये ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ एंट्री करोगे, नेक्स्ट कैंडल आपको जो है पूरा लॉस करवा देगा। इसलिए उस तरह से नहीं करना। साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अपना सेटअप होना चाहिए। मार्केट में बहुत तरह का स्ट्रेटेजी, बहुत तरह का सेटअप होता है, लेकिन आप उसी तरह से काम कीजिए जैसा आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, रात में चला रहे हो, तो आप किसके हेडलाइट के भरोसे गाड़ी चलाओगे? अपनी हेडलाइट के भरोसे ना गाड़ी चलाओगे। किसी और के हेडलाइट के भरोसे आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हो, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। वही करना है, आप अपने सेटअप के भरोसे एंट्री एग्जिट कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, और आप बीच ट्रेड में पूछ रहे हो कि मैंने ये ट्रेड लिया है, अब क्या करूं, लॉस बुक करूं कि नहीं करूं, स्टॉप लॉस कहाँ रखूं, वो नहीं। आपको पहले से मालूम रहना चाहिए आपका सेटअप क्या है, कैसे एंट्री करना है। सेटअप अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। तो यहाँ पर बाय नहीं करना है। यहाँ बाय किया था मैंने, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने ये लाइन लगाया हुआ था कि इतना तक जाएगा, लेकिन मैं ये आसपास में कहीं, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना। आप इसको देखोगे कैसे, ये देखिए यहाँ था, यहाँ मैंने यहाँ इस जगह लग रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ इस जगह कहीं। ये अभी भी वो लाइन लगा हुआ जहाँ मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। 135 में जो बाई हुआ था वो, इसके बाद ये 179 तक गया, मतलब कि 40 पॉइंट्स। और अगर आप और इस मेरे स्ट्रेटेजी में ये है कि आपको जो है 100 से 200 के बीच के प्रीमियम का कोई भी अपने पसंद के हिसाब से, अपने फंड साइज के हिसाब से आपको लेना है। उस बीच में लेने से क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है कि बेसिक इतना अगर हो जाता है, उसमें मेरा देखिए यहाँ 30% एग्जैक्ट उस लेवल से मिल गया था। यही मेरा टारगेट है। जब आप एक कांस्टेंट अमाउंट को, यहाँ 41 पॉइंट है, आप चाहे 1 लॉट करें, 2 लॉट करें, 1000 करें, तो उसमें क्या है, आपको एक कंसिस्टेंसी जब आप अचीव करते हैं वो मल्टीप्लाई होता है, वही कंपाउंड होता है। और बीच बीच में आपको ड्रॉ डाउन डे भी मिलेंगे जहां आपका लॉस होगा। तो लॉस होगा तो आपको उसको मैनेज करना है। ऑप्शंस में आप 1:1 में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके स्ट्रेटेजी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का, आप 1:1 में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैंने 25 पॉइंट्स का लिया था रिस्क शुरू में, बाद में ट्रेल किए, और बाद में मन हुआ कि आज स्टॉप लॉस को और आगे ट्रेल करके देखते हैं। ज़्यादातर ऐसे नहीं करता हूँ। फ्राइडे था, पता नहीं क्या सोचे कि चलो कर देते हैं, लेकिन वो मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर वापस ऊपर गया। यहाँ देखिए 187 का हाई बनाया। यहाँ पर एग्जैक्ट 52 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर और ज़्यादा था, लेकिन उतना देर नहीं रोकता मैं, क्योंकि और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं वो ये है कि फियर और ग्रीड बहुत ही पावरफुल इमोशंस है।
जब बहुत ज़्यादा ग्रीड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोभ के कारण आप लॉस कर बैठते हो, जो प्रॉफिट आपके पास रहता है आप पूरा वापस मार्केट को दे देते हो। तो उस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर बाय सेटअप जनरेट हुआ था, यहाँ ले सकते थे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो एनालिसिस है आप देखोगे, मैंने एनालिसिस में क्लियर कहा था पहले ही कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें बाय का कोई सेटअप नहीं आया, यहाँ तो मैं नहीं बाय करता हूँ, कोई और करे तो, चूँकि अब मैं अपने स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये सेटअप छूट गया तो यहाँ बाय नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए बॉलिंजर बैंड आपका यहाँ है, और ये मैं बार बार उस वीडियो में बता रहा था जब लाइव शूट कर रहा था कि काश ये ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए। देखिए ये ऊपर घुमा ही, क्योंकि मैंने यहाँ कई स्ट्रेटेजी को मिला के एक स्ट्रेटेजी बनाया है, ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी, सुपर ट्रेंड और स्टॉप लॉस हंटिंग, अब CPR, सब चीज़ आप देख लीजिए। तो उसका एक मिक्सचर बना है। बॉलिंजर बैंड बहुत पावरफुल है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड सब बताएगा आपको, खाली आपको उसको जानने की ज़रूरत है और पूरा डिटेल जानना है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, सबको मैंने अरेंज कर दिया है। अभी यहाँ नहीं करना है। इसके बाद आप देखोगे, ये भी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखिए ये हाई और ये हाई, ये क्या हुआ, हायर हाई है, सेम टाइम में RSI क्या बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है और सेम टाइम में यहाँ पे आप देखिए ये शूटिंग स्टार है, कैंडलस्टिक के हिसाब से ये शूटिंग स्टार है, नेक्स्ट में कंफर्मेशन आया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये साइडवेज कुछ देर खींचा, क्योंकि मार्केट का काम है आपको पैसे नहीं कमाने देना, वो आपको पैसे नहीं कमाने देगा, आपको या तो डराएगा या लुभाएगा। ये नीचे आया, फिर ये वापस गया ऊपर, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, या डोजी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा बहुत छोटा है, खैर शूटिंग स्टार है। इसके बाद ये कन्फर्मेशन आया, इसके बाद देखिए कैसे हुआ। तो ये मेरा सेटअप रहता दूसरा, आप देख लीजिए। लेकिन एक बार ट्रेड करने के बाद मैं क्लोज कर देता हूँ, यही करना है, नहीं तो क्या होगा, ओवर ट्रेडिंग होगा। और ओवर ट्रेडिंग मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो भी एक कारण है लॉस करने का, इसलिए लॉस नहीं करना है तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ये यहाँ था। तो यूजुअली जब भी ऐसे डाइवर्जेंस बनता है, एक बार गिरेगा, एक पुलबैक आता है, मार्केट आपको टेस्ट करता है, तो पहला में नहीं भी करें या कर भी रहे हैं तो आप ये पेशेंस रखें, नहीं तो इंतज़ार कर लीजिए जब भी डाइवर्जेंस आता है इस तरह से, क्योंकि यहाँ तो शॉर्ट नहीं करना। अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ है, उसके नज़दीक आने दीजिए उसको, आप उतना इंतज़ार कर लीजिए। यहाँ वापस गया उसके नज़दीक और यहाँ हो रहा है, तो ये आपको दोबारा कंफर्मेशन दे रहा है, क्योंकि आप जब मूविंग एवरेज का देखोगे, ये 5 है, ये 20 है, मिड बॉलिंजर बैंड 20 मूविंग एवरेज होता है, तो ये बुलिश अलाइनमेंट में है। जब तक ये बुलिश अलाइनमेंट में है तुरंत शॉर्ट नहीं करना चाहिए, एक इंतजार। देखिए ये नीचे आया, वापस गया, यहाँ से फिर गिरने लगा, और ये दोनों जो जगह है इसके कारण ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से डबल टॉप बनाया, ये और ये जो है डबल टॉप बनाया। तो आपके पास यहाँ क्या है, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस, डबल टॉप, यहाँ पे शूटिंग स्टार और ये कन्फर्मेशन, और उस समय देखिए ये फ्लैट हो गया है, यहाँ से यहाँ ये फ्लैट है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद RSI भी जो है लोअर हाई बनाते हुए नीचे की ओर जा रहा है। और चूँकि ऊपर में स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, यहाँ जो सेलर था उसका स्टॉप लॉस तो यहाँ उड़ गया, या तो उसने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया है, और नहीं तो यहाँ उड़ गया। यहाँ जो सेलर घुसे थे इस तरह से, यहाँ इनका स्टॉप लॉस गया, फिर यहाँ सेलर आया, यहाँ आया, फिर वापस गया, इससे इनका स्टॉप लॉस चला ही गया। तो ऊपर में जो है स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, और यहाँ बियरिश डाइवर्जेंस भी बना हुआ है। कई सारा फैक्टर है जो कंफर्म कर रहा है कि अब ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। फ्राइडे का भी दिन है, तो यहाँ से देखिए नीचे आया। अब इसको अगर मुझे शॉर्ट करना होता, अगर मैं सुबह नहीं ट्रेड किया होता, उस समय
मार्केट में नहीं रहता तो क्या करते हैं, ऐसा कंडीशन अगर मिलेगा तो इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट करने का सोचूंगा। ये है टाइम 11 माने कि 1:15। तो एक अब उसमें ये कितना 22,900 है, तो 22,500 आसपास का पीई देखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें है। अब मैंने चेक किया हुआ है, आप देखिए इसमें क्या होता। ये क्या है पीई, ठीक है 22,800 का पीई जो है, ये इसका टाइम देख लेते हैं। टाइम था 1:10, मान लीजिए 1:15 में एंट्री कर पाते हैं तो क्या होगा। 11:15 दिखाने के लिए थोड़ा देर रुकिए, मैं लगाता हूँ। मैंने 1 मान लीजिए ये आसपास में कहीं पर 1:15 1:10 से 1:15 के बीच में देखा, और मैं चूँकि इसको देखे बगैर ही ट्रेड में एंट्री ले लेता हूँ, मैं इसके आधार पर एंट्री लेता हूँ। जैसे ये देखूँगा नेक्स्ट लाल कैंडल दिख रहा है, ये डबल टॉप दिख रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, फ्लैट है सुपर ट्रेंड, और आरएसआई नीचे जा रहा है, ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। इतना काफ़ी था, बहुत सारा यहाँ पे फैक्टर अवेलेबल था जो बता रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पर पी बाई करके चुप रहता। इसके बाद देखता बाई करने के बाद मान लीजिए यहाँ बाई हुआ इस लेवल 168, तो 168 के बाद अब देखिए 33 पॉइंट तो यहाँ मिला, लेकिन यहाँ जिस तरह से हो रहा था इसमें क्लियर था कि इंतज़ार करना है, तो यहाँ उसको देख के नहीं पता चलेगा। जैसे ये आया नेक्स्ट रेड कैंडल आया, और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ सुपर ट्रेंड लाल हो गया है, और इस जगह में आप देखोगे EMA5 ने 20 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काटा, मतलब बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है और ये नीचे की ओर जा रहा है। इस जगह में कैसे दिखता है, देखिए ऐसे दिख रहा होता तो मुझे ये, और यहाँ स्टॉप लॉस कहाँ, बायर का स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ कुछ बायर घुसे होंगे, तो ये आसपास में है। तो ओपनिंग रेंज का यहाँ से मैं अगर अपने शॉर्ट करता तो ओपनिंग रेंज के हाई के पहले मैं कुछ नहीं डिसीजन लेता। अब देखते हैं ओपनिंग रेंज का हाई टच हुआ कि नहीं। इस टाइम में जैसे ये बहुत बड़ा कैंडल था, और नेक्स्ट कैंडल ये टाइम देखे नीचे 2 बजे जो है ये इस तरह से माराबूजू बना। अब देखिए सब कैंडलस्टिक यहाँ आपको क्या बता रहा है कि डाउन साइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुरंत नहीं गिरना है। ये देखिए ये माराबूजू है, ये फिर बुलिस माराबूजू हुआ, इसके बाद ये हैंगिंग मैन बना, फिर माराबूजू ये फिर माराबूजू। तो थोड़ा इंतज़ार करूँगा, इतना यहाँ 1 2 3 माराबूजू मिल रहा है 5 मिनट कैंडल में, तो एक ग्रीन कैंडल से मैं डरूंगा नहीं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे जैसे ही ये बाहर आया, नेक्स्ट जो है ये बॉलिंजर बैंड के, लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर खुला, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये ऊपर जाएगा, और इसने ऊपर जाके इसको छुआ और यहाँ क्लोज हुआ। नेक्स्ट कैंडल ऊपर खुला, ओपन और हाई लगभग एक ही जगह था, और इसके बाद नीचे आया। तो इस कैंडल में तो निकल ही जाता मैं यहाँ और यहाँ में, मान लीजिए 2:05 में ही निकलते तो कहाँ होता, देखते हैं 2:05, ये देखते हैं इधर देखिए 2:05, मैंने इस कैंडल आसपास में मैं निकलता। तो अगर इस कैंडल में भी निकलता तो 71 पॉइंट्स 70 पॉइंट्स जो भी है, मैंने अब 65 और 70 के बीच में जो भी पॉइंट मुझे पकड़ा जाता। तो अगर इतना पॉइंट आपको 42% आप एक ट्रेड में कमा सकते हो, तो फिर आपको बार बार ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपने नहीं कमाया और लॉस किया कोई भी कारण से, क्योंकि जितना भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो लॉस लाइफ में आता ही है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। जब आपको लॉस हुआ मार्केट को धन्यवाद दीजिए, उस रोज़ जो है छोड़ दीजिए। प्रॉफिट भी हुआ मार्केट को धन्यवाद दीजिए और बंद कर दीजिए। तो आपने ये देखा कि कैसे मैं ये ट्रेड करता हूँ और कैसे डिसीजन लेता हूँ। यहाँ आप देखिए यहाँ आया, इसका
यहाँ से यहाँ तक जो है ये ट्रेंडिंग था, इसलिए नीचे ही आ रहा है। और माराबुजू ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे मिल रहा है, जब मैं कैंडलस्टिक पैटर्न पर वीडियो बना रहा था माराबुजू सब जल्दी मिल नहीं रहा था। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तो ट्रेंडिंग था, तो मतलब कि इस कैंडल तक कोई टेंशन नहीं था। इसके और थोड़ा सा यहाँ पर साइड हुआ तो अब यहाँ करते तो इतना अब पॉसिबल नहीं, उतना तो इंतज़ार नहीं करता, मैं इधर ही निकल जाता, क्योंकि मैंने कहा जैसे कि यहाँ आने पर मैं इस अब मैंने 5 मिनट ऑपरेटिंग रेंज के हाई को टारगेट करता, यहाँ टच हो जाता, उसके बाद मैं कंडीशन देख के निकल जाता। तो बाज़ार से पूरा का पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकता है, आप अपने हिस्से का पैसा निकालो, दूसरे के हिस्से का पैसा को सोचना नहीं है। आपको मिला अपने जो टारगेट सोचा था या जो अपने लॉस सोचा था वहाँ हो गया, इसका ट्रेड नहीं करना है कि यहाँ एक ट्रेड कर लिया अब सेल का भी करेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी ही मेन फैक्टर होता है आपके सक्सेस और फेल्योर का, वो हमेशा ध्यान दीजिएगा। और मैं एक मिनट पीछे चेक करता हूँ, जहाँ पर जैसे ये पिछला दिन का रेंज में था ना, हाँ ये पिछले दिन के रेंज के अंदर में ओपनिंग था, तो इसमें मैंने क्या किया था 30 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ किया था। आप वो वीडियो देखिएगा कैसे किए थे, यहाँ पर बस खाली दोनों बताने के लिए। ये जो है 30 मिनट में 940 945, ठीक है, 940 ये 40 से 45 के बीच में ये था। तो इस ग्रीन कैंडल के हाई में और इसका लो यहाँ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कैसे ट्रेड हुआ, यहाँ अगेन यहाँ देखिए लाल कैंडल बन रहा था, बड़ा बड़ा गैप डाउन, यहाँ क्लोज था तो गैप डाउन था। मार्केट सेंटिमेंट्स जो है गड़बड़ाया हुआ था कि हाँ ट्रम्प ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ट्रम्प जो है दुनिया को बर्बाद कर देंगे, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, चाइना ने टैरिफ बढ़ा दिया, सब चीज़ था। लेकिन न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ट्रम्प क्या बोलेगा नहीं बोलेगा आप कैसे सोच सकते हो, तो वो हमारे बस की बात नहीं है। तो हमको अपने चार्ट पर ध्यान देना है। तो यहाँ मुझे सेल नहीं करना। बहुत लोग जो बहुत एक्सपर्ट है यहाँ सेल कर दिया, यहाँ सेल करके यहाँ निकल गया, लेकिन ऐसा आसान नहीं है। आप देखिए ये पूरा एक ही कैंडल का रेंज था, उसी के अंदर बहुत देर ट्रेड हुआ, तो मैंने यहाँ इंतज़ार किया। और यहाँ बॉलिंजर बैंड एक्सपेंडेड है ना, ये लोअर में जैसे यहाँ बाई का सेटअप नहीं बन रहा था, क्योंकि देखिए ये इसके ऊपर ही था, इसके और इसका डायरेक्शन नीचे की ओर था। ये जो है बाई कब करते, अगर ये यहाँ से घूम जाता ऊपर की ओर, यहाँ एंट्री नहीं लेता और ये ऐसे घूम जाता EMA5, तो लाल कैंडल के बाद जब भी ग्रीन कैंडल बनता मैं वो यहीं पर बाई कर लेता, लेकिन इस पर नहीं। ये इसके साथ अंदर घुस गया था ये 5 और नीचे जा रहा था, तो उसमें नहीं बाई कर सकते हैं, इंतज़ार करना है। और मैंने इंतज़ार किया इस जगह के लिए। अब देखिए यहाँ लोअर बॉलिंजर बैंड में हैमर बना, 1 2 3, ये कैंडल मिलके क्या बनाता है मैंने कल भी बताया हुआ है। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए ये कौन सा कैंडल है, तो मुझे लगेगा कि आपको मैं कुछ सिखा पाया हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो और कल भी मैंने ये बात किया था। ये 1 2 3 क्या है वो पैटर्न मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये यहाँ पर हैमर है, फिर ये कंफर्मेशन है। अब देखिए ऊपर, और यहाँ इस दौरान जो है क्या है, सुपर ट्रेंड यहाँ पर फ्लैट था। फ्लैट सुपर ट्रेंड जो है प्राइस को अपने ओर आकर्षित करता है, ये भी एक कारण ऊपर जाने का। दूसरा है यहाँ पर देखिए बॉलिंजर बैंड यहाँ डायरेक्टेड डाउनवर्ड था, यहाँ पे साइडवेज है, तो लोअर बॉलिंजर बैंड में बाई करेंगे तो पहला टारगेट जो है अपर बॉलिंजर बैंड होगा। मैंने इसी हिसाब से लिया था, और यहाँ चूँकि लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ अच्छा मोमेंटम मिला, तो वो मोमेंटम जो है वो काफ़ी है आपको प्रीमियम बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बायर हैं तो आपको बढ़िया मिलेगा। तो ये कल भी लगभग टारगेट हिट हो गया था। यहाँ देखिए यहाँ से RSI सीधे ऊपर की ओर जा रहा था। ये एक देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया हो गया,
ये भी सही है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, पर बॉलिंजर बैंड का डायरेक्शन साइडवेज है तो नीचे से ऊपर जाएगा। सेम टाइम में RSI जो है ये है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से यहाँ नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था जिसको हंट किया जा सके, तो यहाँ जो सेलर घुसा था उनको डराना ज़रूरी था, वही काम हुआ, ऊपर गया। तो ये सब फैक्टर ने मिल के वो चीज़ किया कि कल भी ट्रेडिंग जो है वो पॉजिटिव में ही, कल का जो ट्रेडिंग है जिन्होंने भी इस तरीके से किया वो भी पॉजिटिव में ही क्लोज किए होंगे। अगर आप यहाँ जो है इतना माने कि वाइड है जहाँ पर बॉलिंजर बैंड और EMA 5 भीतर माने नीचे की ओर जा रहा है, ये मूविंग एवरेज 20 भी डायरेक्ट नीचे की ओर डायरेक्ट है क्लियरली, उसमें अगर बाय करेंगे तो यहाँ पर तो फिर लॉस होना ही है, इतना फ्लक्चुएशन है। तो यही वोलेटिलिटी जो है आपका दुश्मन बन रहा है। आप मोमेंटम को पहचानिए, उसके साथ ही बनिए, वो किधर जा रहा है मार्केट उसके हिसाब से जाइए। मार्केट से लड़ नहीं सकते हैं, मार्केट को कंफर्म करके प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो दोनों बात है यहाँ पर है। इसके बाद ये इस तरह से रेंज में होता है। तो ओपनिंग रेंज में दो तरीका होता है, आप या कुछ दिन इंतज़ार कीजिएगा तो वो स्ट्रेटेजी भी लाएंगे। जैसे यहाँ पर ये जो है ओपनिंग रेंज है, यहाँ आप देखिए ये क्या हुआ, यहाँ ब्रेकआउट है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट यहाँ पर बाई इसलिए नहीं कि क्योंकि ये अपर बॉलिंजर बैंड है नीचे से, जैसे ये यहाँ पर दोबारा ब्रेकआउट हुआ तो इस जगह ले सकते हैं, या यहाँ हमने जो है यहीं पर कहीं लिया था क्योंकि हमको थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये अभी हिट नहीं होगा, एक बार तो ऊपर जाना है। तो ये ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के समय में EMA 5 ऊपर था, ये तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे क्या हुआ, इसको फेक आउट बोलते हैं। जैसे यहाँ क्या हुआ आप देखिए कि ये EMA 5 अगर नीचे चल जाता ऐसे और रेड कैंडल नीचे आते तो ये भी नेगेटिव ब्रेकआउट होता है जिसको ब्रेकडाउन कहते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट करना बनता है ना, तब PE बाय करते। तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे जा रहा था, लोगों को लग रहा था नीचे जाएगा लेकिन गया नहीं, यहाँ इसने ओपनिंग रेंज के लो में सपोर्ट लिया, वापस घुमा। यहाँ क्या हुआ, EMA 5 जो है ऐसे करके घूम गया वापस, तो यही इसी को फेकआउट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ देर के लिए ये जो कैंडल है इसका पूंछ जो है नीचे आया, तो नीचे आया लेकिन ये नीचे रहा नहीं, ऊपर चला गया, तो ये फेकआउट है। अब कुछ जगह में आप देखोगे जहाँ इसी में बात करते हैं आज वाले में, जैसे इतना ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया। तो अगर ये एक मिनट इसमें कहीं कभी मिलेगा तो उस पर बात करूँगा कि कैसे ब्रेकआउट और फेकआउट में क्या डिफरेंस है। फेकआउट में अगर ये नीचे भी आता है एक दो कैंडल, इसका फिर घूम जाता है, EMA 5 ऊपर ही रहता, तो मतलब है कि उसमें हमको ये पता रहता है, जैसे इसमें भी कल पता था कि नीचे और नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस के अलावा ओपनिंग रेंज से ये जान सकते हैं कि फेकआउट है, नीचे नहीं जाएगा, तो उसमें शॉर्ट नहीं करना है। तो आपने देखा कि जैसे ये साइकोलॉजिकल लेवल था, यहाँ से ऊपर गया तो ये भी सपोर्ट दे रहा है, फिर नीचे आया तो यही आसपास में सपोर्ट लिया, फिर वापस गया। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, चिपके रहेंगे, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं और आप रिवेंज ट्रेड से बचते हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं और एक प्री डिसाइडेड लेवल में आप लॉस बुक कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने आज शुरू में ही कहा था 25 पॉइंट का लॉस लूँगा और 50 पॉइंट्स आज मैंने उसको बढ़ाया था, सोचे थे कि ये यहाँ तक जाए कहीं, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। 900 वाला लेवल इसके ऊपर जैसे मुझे यहाँ लग रहा था कि ऊपर चल जाएगा शायद, तो 23,000 तक जाने का, तो वहाँ उसके हिसाब से मैंने ऊपर रखा। लेकिन बाद में आपने देखा कि मैंने जो प्रॉफिट है कुछ पॉइंट तो मैंने उसमें
प्रोटेक्ट करके, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रोटेक्ट किया और बाकी में रिस्क लिया। तो कुछ पॉइंट मेरे पास 22 पॉइंट्स तो मुझे मिले, हालांकि 40 प्लस पॉइंट मिल ही रहे थे, मैंने वो नहीं लिया। तो आप उस तरह से रिस्क ले सकते हो कि चलो ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर माने कि सबसे बढ़िया यही है कि आप स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट लगाइए और छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं लगा रहे हैं मत लगाइए, लेकिन तब आपको स्क्रीन के सामने बैठना होगा अगर आप लगा के नहीं रख रहे हैं, और इतना स्ट्रांग होना होगा कि आपका प्री डिसाइडेड लेवल जो है जब आए तो आप वहाँ पर लॉस बुक कर लीजिए, या ऊपर जा रहा है तो या तो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, और नहीं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं ज़्यादातर जब प्रॉफिट मिल जाता है 40 या 50 पॉइंट्स का तो मैं ले ही लेता हूँ। 30 पॉइंट से ऊपर जैसे ही जाता है मैं प्रोटेक्ट करने का ज़रूर सोचता हूँ। 30 पॉइंट प्लस होने के बाद लॉस नहीं करना है। एटलीस्ट अगर 40 पॉइंट प्लस हुआ और मुझे चार्ट ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे लग रहा है कि अब मोमेंटम नहीं रहेगा, तो मैं उसको श्योरली ही बुक कर लेता हूँ। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने कई चीज़ों को मिला के बनाया हुआ है, इसलिए कौन सा ब्रेकआउट जो है सक्सेस देगा, कौन सा ब्रेकआउट जो है धोखा देने वाला ब्रेकआउट है, और मार्केट जो है किस तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन हम लोग इस स्ट्रेटेजी से बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस जो प्री डिसाइडेड रहता है वो हिट करवा सकते हैं, और अगर हम लोग डिसिप्लिन के साथ सेम चीज़ बार बार रिपीट कर सकते हैं मार्केट में बिना किसी साइकोलॉजिकल एरर के, तो कंसिस्टेंसी मिलना तो तय ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप फास्ट मनी बना सकते हो डे ट्रेडिंग करके। निफ्टी में ट्रेडिंग कीजिए ऑप्शन में। अगर आप को संदेह है तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग 4-5 महीना बिताइए, इस स्ट्रेटेजी को समझिए। नहीं समझ में आए तो फिर से रिपीट कीजिए। और मैंने जो डे ट्रेडिंग के प्लेलिस्ट में जितना भी मैं डाल रहा हूँ उसको देखते रहिए, उन सभी वीडियोस को। और फिर आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए। नीचे कमेंट्स में अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो। और फिर आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए क्या आपको भी वही रिजल्ट मिल रहा है जिसका मैं दावा कर रहा हूँ। और जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।